आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। मैं आज हिंदी का सेकंड चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है विष का दांत, जिनके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। और यह एक कहानी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि ये बताओ कहानी है या निबंध है या व्यक्ति चित्र है या किसी स्थान का वर्णन है। तो आपको पूछे अगर कि विष का दांत क्या है, तो यह एक कहानी है। ठीक है, चलते हम लोग। अभी हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विष का दांत। विष का दांत का लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों, मैंने जैसे बताया था आपको पहले क्लास में कि जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है जीवन परिचय से पूछता है और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आपको प्रमुख पुस्तक से पूछेगा एवं वो कहाँ से पढ़ाई किया, क्या बना, कब बना, इन सभी चीज़ों से पूछता है। अभी आपको क्या करना है कि अगर आप अभी चैनल पर आए हैं तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक गैस पेपर किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे वो ब्रिलियंट हो या रेखा, कुछ भी हो, बीबीडी हो, आप वो लेकर के रखें। जब हम ये जीवन परिचय ख़त्म करेंगे तब उसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव भी सर सॉल्व करवा दिया कीजिए। ठीक है, तो चलते हम लोग चैप्टर की तरफ। नलिन विलोचन शर्मा जी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म जो है आपको 1916 ईस्वी में हुआ है, पटना के बदरा घाट में। बदरा घाट, पटना एक ज़िला है, हमारा राजधानी भी है हमारे बिहार का। तो यहाँ पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा था, पंडित रामावतार शर्मा। ये जो इनके पिताजी थे ये संस्कृत और दर्शन के महान विद्वान थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि विलोचन शर्मा जी इनके पुत्र थे, तो इनमें भी विद्वता की गुण रहेगा। इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा सकता है कि बताओ नलिन विलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें इनका है। प्रमुख रचना इनका देखते हैं। प्रमुख रचना का मतलब है कि इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, कौन सी किताबें लिखी। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है। ठीक है, तो क्या क्या है। मानदंड एक पुस्तक है इनका। इसके बाद आपको दृष्टिकोण एक पुस्तक है इनका लिखा हुआ। नकेन प्रपद्य 2 एक पुस्तक है, प्रपद्य 2। इसके बाद आपको साहित्य का इतिहास दर्शन इनका एक पुस्तक है, साहित्य का इतिहास दर्शन। इसको रट लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। प्रमुख रचना में पूछेगा, यहाँ से उठा दिया क्वेश्चन, मान लीजिए कि साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है, तो कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी। ठीक है, ये याद रखना है। और भी कुछ है, हम कुछ प्रमुख बुक का ही नाम लिखेंगे जो आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद आपको संत साहित्य की परंपरा भी इनका एक प्रमुख इनका रचना है। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब ये शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण किए। नलिन विलोचन शर्मा जी का जो शिक्षा हुआ है, इनका जो शिक्षा हुआ है वो एमए किए हैं पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अभी इंट्रेंस देना पड़ता है हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, एक मेरे जान पहचान का स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर एडमिशन लिया। तो पटना विश्वविद्यालय से एमए ये किए। एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर मास्टर की डिग्री लेते हैं, यानी कि बीए के बाद का जो डिग्री होता है, तो उसके बाद आपको मास्टर डिग्री दिया जाता है। पटना विश्वविद्यालय में ही ये 1959 ईस्वी में आपको जो है हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूछेगा ये कि जो है आपको आप बताइए कि नलिन विलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 ईस्वी में बने थे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इस पद पर ये
जीवन भर रहे, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तब तक हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहे। उनसे पहले आपको ये कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ाए भी, जैसे कि आपको रांची विश्वविद्यालय हो गया, आरा विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी में ये प्रोफेसर के पद पर भी रहे। इनका मृत्यु हो जाता है आपको 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इनका मृत्यु कब होता है? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अब देखिए जन्म 1916 है, मृत्यु 61 है, उल्टा करके भी याद कर सकते हैं। याद रखना है नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म 1916, 6 को इधर कर दीजिए, 1 को उधर कर दीजिए, हो गया 61। और वो दिन है आपके प्यारे से लेखक विलोचन शर्मा जी का मृत्यु का डेट। मृत्यु सुन के घबरा रहे हैं क्या? नहीं, घबराना नहीं है, देखा जाएगा क्या होता है। जिंदगी को इतना भी जो है डर नहीं रखना है अपने अंदर में। मौत क्या है, कहा जाता है ना कि मौत एक कुछ भी नहीं है, मौत एक डर है, सिर्फ आना ही है। एक्सेप्टेंस कैपेसिटी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो कि उसे मजबूत बनाने का काम करता है। साहस का भी निर्माण आपको वहीं से होता है। तो आपको यहाँ से हम चैप्टर की तरफ लेके चलते हैं। पहले तो इनका परिचय कर लें। विष का दांत क्या होता है, इनकी सार्थकता क्या है। विष का दांत, यहाँ पर विष का मतलब होता है जहर। जहर, थायमेट, पोटास खा लीजिए, वही जो आप पहले, हाँ। तो विष मतलब जहर, मतलब एक दांत है जो जहर का है। क्या है वो दांत? वो दांत है आपको अमीरी का घमंड का जहर का दांत। अपने अंदर जो एक संकीर्णता है, एक छोटा सोच है, छोटी सी सोच जो उनको बड़ा नहीं होने दे रहा है, वही है यहाँ पर विष की दांत। विष की दांत क्यों रखा गया इसका नाम, कहानी पर चलने के बाद ही हम लोग को समझ में आएगा। फिलहाल समझना है एक जहर का दांत, अर्थात एक जो समाज में जो कुरीतियाँ चलती है, बुराइयाँ चल रहा है हमारे समाज में, वो जो एक दांत है जहर का, उसी का चर्चा इस चैप्टर में किया गया है। इस चैप्टर में हमारे भारत में जो मध्यम वर्ग का समाज है, उनके बीच में जो लिंग भेद है, अर्थात बेटा एवं बेटी के आधार पर भेदभाव, उनको ज़्यादा छूट देना, बेटा को ज़्यादा लाड़ प्यार देना, बेटियों को ज़्यादा सिस्टम में रखना, अनुशासन में रखना, इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर के माध्यम से उजागर किया गया है। यह चैप्टर जितना सामाजिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, उतना ही यह मनोवैज्ञानिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक तथ्यों को भी स्पष्ट करता है कि हे मनुष्य, आप जो है, जब तक आप अपने अंदर की घृणा को दूर नहीं कीजिएगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है घृणा। तो कहानी आपको सामाजिक मुद्दा को भी रखेगा और मनोवैज्ञानिक मुद्दा को भी रखेगा। कहाँ कहाँ मनोवैज्ञानिक होगा, कहाँ कहाँ सामाजिक होगा, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो लिंग के आधार पर भेदभाव, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अनुशासन जो है दोनों के लिए होना चाहिए, बेटा एवं बेटी दोनों के लिए। अनुशासन नहीं हो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ज़िंदगी में सक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना बेटा को डिसिप्लिन में रखा जाता है, उतना जितना बेटी को रखा जाता है उतना बेटा को भी रखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में कुछ पात्र है, कहानी है, तो कहानी का अर्थ ही होता है कि उसमें 4-5 रोल, जैसे फिल्म रहता है ना, नाटक, 4-5 रोल, 4-5 व्यक्ति, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमते रहता है। तो इसका जो रोल है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका है पहले खोखा का, इसके बाद है सेन साहब का। सेन साहब आपको एक अमीर व्यक्ति है, उन्हीं का बेटा है खोखा। खोखा का एक नाम है कासू, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है खोखा का एक नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, कासू, खोखा या कासू। ठीक है, सेन साहब की एक पत्नी है। इसके बाद इसके घर में काम करने वाला एक नौकर है जो गिरधर नाम है। गिरधर का ही एक बेटा है जिसका नाम है मदन। गिरधर का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, मदन। इसी के इर्द गिर्द आपको कहानी घूमेगा। और एक पत्रकार दोस्त है। किसका दोस्त है पत्रकार? ये सेन साहब का। चलते हैं हम लोग कहानी के तरफ। ठीक है, तो कहानी क्या कहता है उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सेन साहब जो है वो आपको एक धनी व्यक्ति हैं।
उनकी एक पत्नी है जिनको सेठनी कहेंगे, इधर यूज करेंगे, ठीक है। सेन साहब की पत्नी बार बार हम कहते रहेंगे उसको। इसके बाद आपको हो गया कि मध्यम वर्गीय परिवार में आता है गिरधर, ठीक है, उसका बेटा है मदन। तो ये मध्यम वर्गीय का मतलब होता है ना ज़्यादा अमीर और ना ज़्यादा गरीब, ऐसा परिवार जो ना ज़्यादा अमीर हो और ना ज़्यादा गरीब हो। सेन साहब की 5 बेटियां थी, उनका नाम था सीमा, रजनी, शेफाली, आरती, आलू। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठाता है कि बताओ कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी, उनका नाम इनमें से कौन सा है, ये सारा क्वेश्चन। अभी हम जब गैस पेपर देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव को डील करने का कोशिश करेंगे। 5 बेटियां थी, अब बेटा हो ही नहीं रहा है, परेशान सेन साहब, क्या किया जाए। और उसी बेटा को पाने के चक्कर में जो है आपको 5 बेटी तक भी चले गया इसका संख्या। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपको बेटा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि उससे आपको दहेज मिलता है, क्योंकि आपको उनसे सुख मिलता है। आप समझते हैं कि बेटी पराये की धन होती है, जो कि गलत बात है, जो कि आज के समय में तो आकर के ये बात सत्य नहीं रहा, क्योंकि आज लड़कियां जॉब करने लगी है, आज लड़कियां बाहर निकलने लगी है, समझदार हुई है, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय परिवार में ये समस्या खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो 5 बेटी है, सीमा, रजनी, शेफाली, आरती और आलो। ये 5 बेटी शाम में ही सिर्फ मुस्कुराती है, पूरा सिस्टम में रहती है। इसे क्या नहीं करना चाहिए ये इसको बताया गया है, क्या करना चाहिए ये इसको नहीं बताया गया है। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, इनको क्या करना चाहिए ही बताया गया है, क्या नहीं करना चाहिए नहीं बताया गया है। अब ये 5 बेटी आराम से शुद्ध आत्मन चैतन्य टाइप से है, ना हंसती है ना मुस्कुराती, शाम में एक बार मात्र मुस्कुराती है, कठपुतली बन चुकी है अपने माता पिता का। यहाँ से एक लघु का क्वेश्चन उठाएगा कि लड़कियां क्या एक कठपुतली है। कठपुतली क्यों बन गया है यहाँ पर? क्योंकि ये माता पिता की पूरी तरह से नियंत्रण में है, खुल करके अपना जीवन नहीं जी रही है। खुल करके जीवन का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी स्वतंत्रता है, नहीं, एक लिमिट में, एक बंधन में स्वतंत्रता जो होता है, ताकि आपका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शैक्षणिक विकास हो सके, वो इनको नहीं है। इसीलिए ये 5 बेटी सेन साहब की कठपुतली है, जैसा चाहता है वैसा इनको नचाता है, ठीक है। इसके बाद सेन साहब के पास एक काली चमचमाती कार है जो स्ट्रीमल इंड कंपनी की है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कार कौन सा था सेन साहब का, किस कंपनी का, स्ट्रीमल इंड, देखेंगे आगे। तो सेन साहब 5 बेटी को जन्म दे चुका है, बेटे के ख्वाब में है, और अंततः एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है खोखा जी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, खोखा जी। इनका नाम एक है कासू, अधिकांश जगहों पर कासू का ही उपयोग किया गया है चैप्टर में, खोखा का भी कभी उपयोग किया गया है, या कहिए कि दोनों का उपयोग कहीं कहीं हुआ है। कासू एकदम निर्दयी बच्चा, एक बेटा, जानते हैं ना, एक बेटा किसी बाप को होता है, तो कोई है नहीं ना इसमें, हाँ, तो आप समझते होंगे। तो एक बेटा जो है ना, वो एक बेटा था उदंड, चंचल प्रवृत्ति का, और जो विरासत में उसको सेन साहब और उनकी पत्नी से जो धन दौलत का घमंड उनको मिला था, वो भी उनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। कासू में कोई भी मेहमान इसके घर पे आया तो तोड़फोड़ मचाना शुरू, गाड़ी तोड़ दिया, गाड़ी का लाइट तोड़ दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी पंचर कर दिया, कोई भी इसका दोस्त सेन साहब का आए तो। अब यहाँ पर इनके माता पिता को, कासू को, खोखा को डांटना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन चूंकि ये इसका बेटा था, अपना बेटा था, इसलिए सेन साहब कहते हैं कि लगता है मेरा कासू आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। अरे भाई, वो चंचल है, उदंड है, आप उसको ठीक कीजिए। गाड़ी तोड़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो इंजीनियर बनेगा। लेकिन पुत्र मोह में फंस करके क्या क्या व्यक्ति नहीं करता है, बहुत कुछ कर देता है। महाभारत की उदाहरण हमारे सामने में है, धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में जो है आपको फंस गया, उसी का परिणाम हमारे आंखों के सामने, महाभारत, आंखों के सामने नहीं, ऐतिहासिक घटना, फिर भी तो पुत्र मोह में यह फंस गया।
संभावना क्या देखता है? इंजीनियर बनाने की इसमें संभावना देखता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। कहानी में आगे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक बार क्या होता है कि कुछ पत्रकार लोग और कुछ मित्र लोग सेन साहब के पास बैठे हुए बातचीत कर रहा है। तो सभी लोग अपना अपना बातें कर रहा है कि हम अपने बेटे को ये बनाएंगे, हम अपने बेटे को वो बनाएंगे, जानती हो मेरा बेटा ऐसा करता है वैसा करता है, अपना अपना बात जो होता है कह रहा है। पत्रकार साहब जो मित्र हैं सेन साहब का जो मित्र है पत्रकार साहब, तो पत्रकार महोदय से पूछा जाता है कि आप अपने बेटे को क्या बनाइएगा। बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या कहा पत्रकार ने? कहा कि मैं अपने बेटे को जेंटिलमैन बनाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं आईएएस नहीं बनाऊंगा, मैं जेंटिलमैन बनाऊंगा, मैं अच्छा आदमी बनाऊंगा। वो अपना डिसीजन खुद से लेगा, मेरा काम है उसको संस्कार में रखना, अनुशासन सिखाना, मोरलिटी नैतिकता का ज्ञान देना, जीवन में समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको सिखाना, जेंटिलमैन बनाऊंगा। अच्छी जवाब है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाए तो वो एक अच्छा इंजीनियर भी बन ही जाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बन ही जाएगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान में आपको खूबियाँ रहती है, जैसे हम में है तो उसमें अनेक सारी खूबियाँ रहती है। उसमें सबसे बड़ी बात कंट्रोल रहता है, नियंत्रण। बैठ सकता है वो पढ़ करके, पढ़ने के लिए बैठेगा तो बैठा ही रहेगा। अच्छा आदमी में नियंत्रण रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, उससे आप में कंट्रोल का पावर डेवलप होगा। उसके बाद तो सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी, जो चाहिएगा वो होगा। तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि हम अपने बेटे को जेंटिलमैन बनाएंगे। जेंटिलमैन का इंग्लिश नेक इंसान, हिंदी नेक इंसान, जेंटिलमैन नेक इंसान। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है। तो जब आगे कहानी बढ़ती है तब क्या होता है कि एक बार काली चमचमाती जो कार है सेन साहब की, उस पर क्या करता है कार, उस पर गिरधर का जो बेटा है, गिरधर एक मध्यम वर्गीय नौकर है, किसका? सेन साहब का। उनका एक बेटा है मदन। वो क्या करता है, काली चमचमाती कार को छू लेता है, गंदा कर देता है। अब जो उस कार को चलाने वाला ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी मध्यम वर्ग का है, लेकिन पता नहीं क्या होता है आजकल के इंसान को कि वो धन दौलत के लालच में पड़ करके अपनी जमात की औकात भी भूल जाता है। वो ईमानदारी से भटकने लगता है, स्वाभिमान उनका खत्म होने लगता है। ऐसा ही इस कार के ड्राइवर का भी हाल हुआ, अपना स्वाभिमान भूल गया, गिरधर को मारा पीटा भी। अब जब गिरधर को मारा पीटा, गिरधर नहीं, गिरधर का बेटा जो मदन, सॉरी, गिरधर का बेटा मदन को मारा कार का ड्राइवर। झगड़ा का कारण क्या था कि मदन ने आकर के कार को छू दिया था, कार को गंदा कर दिया था। ये आपको लघुत्तरीय में क्वेश्चन टच होगा, 2 नंबर में पूछ सकता है। मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा का कारण कार को छूना, कार को गंदा करना, कौन किया था? मदन। तो यहीं पर लेखक एक मजेदार वाक्य का इस्तेमाल करता है कि झोपड़ी वाले अक्सर महल वालों की लड़ाई में हार जाता है, तब जब झोपड़ी वाले भी महल वालों का साथ देने लगे। यहाँ पर जो कार का ड्राइवर है ना, ये झोपड़ी वाला है, मध्यम वर्गीय फैमिली का है, परिवार से, और ये इसके खिलाफ हो गया, मदन के खिलाफ हो गया, झोपड़ी वाले के खिलाफ। तो वो महल वाले के सामने में नहीं टिकेगा। यहाँ से आपको व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन उठा सकता है, आप बताओ कि महल वालों और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, तब जब झोपड़ी वाले के खिलाफ हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इस कहानी का जो है, आपको आगे इस कहानी का सार ये है कि मान लीजिए कि अब जब ये बात होता है, ये घटना होता है, तो घटना होने के बाद गिरधर जो है, गिरधर यहाँ जो गिरधर है, ये मदन का पापा जी, सेन साहब शिकायत करते हैं गिरधर को कि तुम्हारा बेटा
नालायक निकल गया है, ऐसा ही लड़का आगे चल करके चोर डाकू गुंडा बनता है, सुधारते नहीं हो। अपना बेटा कासू कैसा है वो तो सबको मालूम है, लेकिन देखिए यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। अपना बेटा कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का बेटा करे ये तो घृणा है, यही तो नफरत की भावना है। यहीं से तो समाज की नीचाई शुरू होता है, यहीं से तो समाज गर्त में जाना शुरू होता है। जबकि बात ये है कि हम सभी एक ही परम पुरुष के संतान हैं। किसी पिताजी का एक बेटा है, दूसरे किसी का एक बेटा है, वो भी आपका बेटा ही हुआ, ऐसा मानना चाहिए लोगों को। यहाँ पर मिस्टेक करता है लोग। देख रहे हैं ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है इस कहानी का, ध्यान रखना है। सामाजिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष, ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है। कह रहा चोर डाकू गुंडा निकलता है, अपने बेटे को संभालो, ये करो वो करो। ठीक है, घर जाता है, मदन की खूब पिटाई होती है, चिल्ला चिल्ला के रोता है। माँ उसकी बहुत संभालने की कोशिश करती है, मत मारो मत मारो। उधर से बगल में सेन साहब की पत्नी सोई हुई है, वो कह रही है कि हरामजादा कितना चिल्लाता है, गलत वर्ड गलत शब्द। चिल्लाना, आपका बेटा चिल्लाता भी है, आपका भी तो एक बेटा है ना, वो भी चिल्लाता है, तो आप उसमें क्यों नहीं रिएक्शन, आप उसमें क्यों नहीं आप प्रतिक्रिया करते हैं, आप क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट कहानी का ख़त्म होता है। इसका जो दूसरा भाग है कहानी का वो ये है कि अब बात खत्म हो गया। मदन और उनका दोस्त लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू घुमाते हैं ना वो चारों तरफ, वो बच्चे में खेले होंगे आप लोग, हम भी खेले थे तो वो लट्टू खेल रहा था। अब खेल रहा है, इधर से कासू पहुंच गया। कहाँ है रे कासू? हाँ, ये इसका बेटा कासू या खोखा, ध्यान रखना है, दोनों नाम ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो कासू या खोखा पहुंचता है, इसका भी लालच आ जाता है इसके मन में कि हम भी क्यों ना खेलें। अब गिरधर अपने फौज के साथ, अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। कासू वहां पहुंचता है, कासू पहुंच करके कहता है कि हमको भी खेलने दो। मदन कहता है हम नहीं देंगे खेलने के लिए। बोला तुम कैसे नहीं दोगे खेलने के लिए, मेरा पिताजी शहन साहब है, अमीर है। मदन बोला जो भी हो तुम्हारा पिता, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोला नहीं हम खेलेंगे, ज़बरदस्ती करने लगा। आराम से इनका दोस्त और मदन मिल करके उनका जो है वही किया, पीट दिया। पीटने के बाद आपको उनका जो हाल हुआ वो तो बाद में खूब पीटा, मारा, अच्छा से मारा। वो जो बदला था एक झगड़ा में जो मारा गया था उनको, उनका बदला ये वसूल कर लिया सूद समेत, अपने दोस्तों के साथ भी। अपना तो वसूला ही, दोस्त को भी फा में दे दिया। फा मतलब समझते हैं, बिहार का वर्ड है फा। फा मतलब लाभ, प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये बात हो चुका है। अब मदन सोच रहा है घर जाए या ना जाए, शाम हो चुकी है। जाएंगे तो पिताजी तो मारेंगे क्योंकि कासू को हम मार करके आए हैं। तो वो वहाँ पर आपको जाता है, कहाँ? घर। बहुत डरते हुए, पहले तो जाने का हिम्मत नहीं किया, बाद में डरते हुए वो अपने घर पहुँचता है। कौन? मदन, गिरधर का बेटा। मन में लेकिन इसका चल रहा है कि हमको मारेगा 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 मारेगा। लेकिन जैसे ही यह घर पहुंचता है, घर पर पहुंचने के बाद जो है आपको इनको घर पर जैसे ही ये पहुंचता है, इनके पिताजी इनको छाती से लगा देता है। क्यों? क्योंकि पिताजी कहता है मैंने अपना स्वाभिमान को खत्म कर लिया धन दौलत पद प्रतिष्ठा के लालच में, लेकिन तुमने स्वाभिमान को बचाए रखा। तुमने मेरा स्वाभिमान को खत्म होने नहीं दिया, मेरा लाज बचा लिया, स्वाभिमान को खत्म होने नहीं दिया। तुमने आज एक दांत भी टूटा था मारपीट में कासू का, वही था 20 का दांत, यहीं से 20 का दांत निकला है, उसी को 20 का दांत कहा जाता है। तो
कहा कि तुमने आज 20 का दांत तोड़ा है, जहर बड़ा गहरा चले गया था, तुमने अच्छा किया मार करके तोड़ दिया। क्या सीख मिला इस कहानी से कि आप भी स्वाभिमानी बनिए। आप भी कभी भी स्वाभिमान को खत्म नहीं होने देना है। अरे जाओ, कोई परवाह नहीं करते दुनिया का, अपने स्वाभिमान के मूल्य पर कोई चीज नहीं पाएंगे हम। मेरा जो ईमानदारी है, मेरा जो सत्यता है, मेरा जो चरित्र है, उनके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। कहानी यही कहता है। कहानी ये भी कहता है कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलनी चाहिए। दोनों को अनुशासन दो, दोनों को उतना ही अनुशासन में रखो, दोनों को बराबर प्यार और दुलार दो, जो कि अभी समाज में नहीं है। कहानी ये भी कहता है कि आप पहले अच्छा इंसान बनो, बाद में आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। कहानी यह भी कहता है कि अपना जो बिरादरी है, अपना जो आपका समुदाय है, उनका भी हित को ध्यान में रखा कीजिए। हम ये नहीं कहते दूसरे समुदाय से आप नफरत करिए, लेकिन उनका भी हित ध्यान में रखिए। तो कहानी का सार यही था। एक दो बातें और करनी है आपसे। नलिन बुलंदशहर शर्मा जी को जो है आपको मतलब प्रयोगवाद का प्रथम जनक भी कहा जाता है। प्रयोगवाद का प्रथम जनक का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपको नई कहानियाँ, नया शिल्प कहानियों में प्रयोग किया था पहली बार। कुछ आलोचक इसको प्रयोगवाद का पहला कहता है। अब यह है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा घर के नियमों के मामले में अपवाद था। घर का नियम सिर्फ किसके लिए था? बेटियों के लिए। वो जो 5 बेटियां थी उनके लिए। उन बेटी का नाम भी आप याद रखिएगा। घर के नियमों के मामले में क्या था? खोखा अपवाद था। यहाँ से क्वेश्चन अगर उठाएगा तो आप बना दीजिएगा। इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।